हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास हमारे शुरू हो चुकी हैं और पहला क्लास था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पहला थ्योरी जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्लासिकल थ्योरी में हमने पढ़ लिया। क्लासिकल थ्योरी की दो थ्योरी और बची हुई हैं सर, कौन सी? एक है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की और दूसरी है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की, जिसकी बात आज हम करने वाले हैं और उसी थ्योरी की चर्चा हम करेंगे। एक ने फेयोल ने सिद्धांत दिया है और एक मैक्स वेबर की थ्योरी है। आइए इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए जी, क्लास में चलें। जी सर, आइए। तो क्लास में चलने से पहले आपको ये बात पता है कि नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, आपको ये नोट्स चाहिए, मैं वहां रोज नोट्स डाल देता हूं, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। प्लस आपको कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेक्चर 2 चल रहा है बिजनेस मैनेजमेंट का, है ना, जो आपका यूनिट 6 जो है एचआरएम का, उसमें से। आइए, तो सबसे पहले थ्योरी, आई मीन सेकेंड थ्योरी क्लासिकल थ्योरी की, है ना, क्या सबसे पहला हो गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा है जी हेनरी फेयोल का थ्योरी, जो जिसको हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। देखिए ये चाचा जो है ना, ये चाचा हेनरी फेयोल चाचा थे ये। देखो क्या बोल रहा है, while टेलर was concerned with the first line manager and scientific method, टेलर ने साइंटिफिक मेथड की बात की थी, इंडिविजुअल वर्कर्स प्रोडक्टिविटी की बात की थी, तो वहीं फेयोल क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। कह रहा है फेयोल अटेंशन वाज डायरेक्टेड एट ऑल एक्टिविटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ये इन्होंने बोला कि सारे मैनेजर्स की एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली ये मैनेजमेंट की थ्योरी है ना, इनमें इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स भी दिए हैं, आगे देखिए बताएगा। क्या कह रहा है, ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लार्ज फ्रेंच कोल माइनिंग कंपनी, कोल माइनिंग के एमडी थे। कह रहा है ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट कुड बी taught in schools and applied to all organizational situations। तो देखो इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी सारे ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन पे थी, लेकिन जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी, है ना, उन्होंने एफ डब्ल्यू टेलर ने, उन्होंने क्या, उन्होंने एक ये फैक्ट्री मैनेजमेंट थ्योरी दी थी कि फैक्ट्री में वर्कर्स कैसे काम कर सकते हैं, तो उनकी थ्योरी थी। तो वो एक्चुअली साइंटिफिक अप्रोच टू द मैनेजमेंट था। और ये आपका क्या है, ये ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सारे ऑर्गेनाइजेशंस और स्कूल्स अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही जी? ये देखिए, तो आइए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शुरुआत करते हैं जो इन्होंने दी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा यहां से पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, है ना, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एग्जाम्स है सब में क्वेश्चंस पूछा जाता है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो पहला जो है, पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए इन्होंने पहला थ्योरी दिया, पहला प्रिंसिपल्स की बात की कि काम को बांट दीजिए, क्योंकि काम बांट दीजिएगा तो फायदा ये होगा कि वो बंदा जो है, जो वर्कर्स है, हर एक फील्ड में अपना अपना एक्सपर्टीज हो जाएगा और फिर वो उसी तरह से काम करने लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं ये टी शर्ट पहन रखा है, ये टी शर्ट पहनने के लिए भाई क्या लगा होगा, पहले काटना लगा होगा, सिलाई करना लगा होगा, है ना, इसका डिजाइन करने वाला होगा, है ना, तो ये सारी चीजें होंगी। अब आप सोचो एक इंसान सिर्फ काटते चला जाए, एक सिलाई करते चला जाए, एक इसके डिजाइनिंग में वर्क कर ले, तो क्या होगा, उसकी उस चीज में एक्सपर्टीज आ जाएगी और उसमें अगर उसकी एक्सपर्टीज आ जाएगी तो वो काम फटाफट कर लेगा। आप देखो किसी को सुई, वो होता है ना छोटी सी, उसमें रस्सी डालना होता है जिसको हम लोग धागा बोलते हैं, तो वो धागा डालने के लिए अगर एक इंसान कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता है तो पता है सेकंड्स में वो धागा डाल लेता है। तो उसी तरह से इन्होंने कहा कि काम की अगर बंटवारा कर दें तो हर बंदा जो है अपने फील्ड में एक्सपर्टीज हो जाएगा और फिर वो काम और अच्छे तरीके से कर पाएगा। देखिए कह रहा है द टोटल वर्क टू बी डन इन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे जो काम जो है उसको छोटे छोटे भाग में आप डिवाइड कर दीजिए। एंड ईच इंटरेस्टेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, और हर किसी को, हर इंडिविजुअल का एक एक काम बंटवारा कर दीजिए। एज ईच इंडिविजुअल परफॉर्म्स ओनली अ पर्टिकुलर एक्टिविटी ही बिकम्स द स्पेशलिस्ट इन ड्यू कोर्स। तो बोल रहा है कि अगर वो हर एक इंडिविजुअल जो है परफॉर्म करेगा एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को, एक काम, सिर्फ एक ही काम करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसमें स्पेशलिस्ट बन जाएगा। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क की इन्होंने बात करी। आइए दूसरा प्रिंसिपल है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? ऑथोरिटी मिलता है जी आपको ऑफिशियल राइट मिल जाता है। जैसे मैं आपका टीचर, है ना, आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझे ऑफिशियल राइट है कि आपको जब मन करे तो डांट लगा दूं कि भाई पढ़ लो, है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है कि फिर आप उसके बाद पढ़ो। तो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर और जूनियर के बीच की बात होती है, सॉरी सुपीरियर और जूनियर की बात होती है ना। जैसे क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है ऑथोरिटी इज द ऑफिशियल राइट ऑफ द मैनेजर, मैनेजर का ऑफिशियल राइट होता है
इट कम्स टू हिम बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिशियल पोजीशन। तो इसके पास क्या आता है, ऑफिशियल पोजीशन को मिलती है, इस वजह से इसके पास आता है। कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी ऑफ द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट टू अकाउंट ऑफ फॉर द वर्क डन बाय हिम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि भाई साहब जो काम आपको मैनेजर ने दिया उसको काम करके पूरा करके उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद तीसरा इन्होंने प्रिंसिपल की बात करें, डिसिप्लिन। ये कहते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो या डिसिप्लिन में वर्कर्स को रखेंगे तो काम बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, आपके गाइडेंस में एनर्जेटिक तरीके से होगा। देखिए कह रहा है Fayol says that employees must follow the discipline by the being obedient by applying themselves fully in the task undertaken by the energetic and leader must efficient to enforce डिसिप्लिन। तो एक डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है ना, हर किसी जगह पे आप काम कर रहे हो, आप करवा रहे हो, आप खुद पढ़ रहे हो, हर जगह डिसिप्लिन मेंटेन करिएगा तो आपका क्या होगा, फिर वो काम अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा, है ना। अब है यूनिटी ऑफ कमांड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक एम्प्लॉय को कमांड सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए। फिर से यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को एक ही सीनियर से ऑर्डर मिलना चाहिए या सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5-6 लोग एक साथ दे दे रहे हैं तो वो कंफ्यूज कर जा रहा है, वही कह रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए कह रहा है एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द वन सुपीरियर ओनली एंड इज अकाउंटेबल टू हिम अलोन। तो यही बात बोला कि एक एम्प्लॉय को एक ही सीनियर से या सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए और उसी को अकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब उसी को सारा इंफॉर्मेशन दे कि हुआ है या नहीं हुआ है। कह रहा है देयर आर 2 सुपीरियर्स फॉर एन एम्प्लॉय ही विल नॉट नो whom he should report to and whose orders he should carry out first। तो बोल रहा है अगर एक से ज्यादा आप सुपीरियर्स को बोल देंगे कि भाई एम्प्लॉय से तुम काम कराओ तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा भाई हम किसका ऑर्डर पहले माने, ये सर का मान लेंगे तो इनका मुंह फूल जाएगा, ये सर का मान लेंगे तो इनका मुंह फूल जाएगा, है ना। तो इसीलिए एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। कह रहा है अब है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहने का मतलब है कि आप सिर्फ वन लीडरशिप वन प्लान, एक ही प्लान को लेकर चलें जो एक ही डायरेक्शन में हो। ऐसा नहीं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का अलग प्लान चल रहा है और आपका इंडिविजुअल अलग प्लान चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? जी सर। तो ये कह रहा है each group of activities having the same objective should have one head, one plan, and the efforts of all members of departments must be directed towards the attainment of that डिपार्टमेंटल टारगेट। तो बोल रहा भाई साहब एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का अपना एक प्लान होगा, अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा और उसी ऑब्जेक्टिव के बेस पर सारे मेंबर्स क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसको कंप्लीट करने की बात करेंगे। दैट्स इट। कह रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट। देखो इसके लिए एक डायलॉग था, है ना, एक मूवी आई थी ना वो हॉकी वाला शाहरुख खान वाली, है ना, उसमें उन्होंने कहा था, क्या बोला था कि पहले इंडिया के लिए खेलो, फिर टीम के लिए खेलो और थोड़ी बहुत अगर फिर जान बच भी जाए तब जाके आप अपने लिए खेलो। तो ये बात यही कह रहा है कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हटाकर आपको सबके इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए, सबका इंटरेस्ट जो होगा उसके बिहाफ पर आपको चलना चाहिए, है ना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के हिसाब से आपको काम करना होगा। फिर टाइम बचे तो इंडिविजुअल। कह रहा है द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी बेस्ड ऑन द कॉमन इंटरेस्ट, है ना, कि भाई आज जो ओवरऑल का इंटरेस्ट है उसी के बेस पर अपना इंटरेस्ट बना लेना है, अपना मन से कुछ नहीं करना। दिस शुड बी मेंटेन्ड बाय द कांस्टेंट सुपरविजन एंड फेयर एग्रीमेंट। तो ये जो जब कांस्टेंट सुपरविजन होगा मैनेजर का और फेयर एग्रीमेंट होंगे तो ये बात खुद ब खुद आ जाएगी। उसके बाद है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल। रेम्यूनरेशन ऐसा होना चाहिए जो सेटिस्फैक्टरी हो। अब पता चला कि आप काम कराए जा रहे हो और उसको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है तो फिर वो छोड़ के चला जाएगा। कह रहा है remuneration payable to the employees should be fair and should give maximum satisfaction to both the employees and employees। हाँ, दोनों के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तुम एम्प्लॉयर हो तो तुमको मतलब तुम प्रॉफिट रख रहे हो और एम्प्लॉय को ऐसे काम करा दे रहे हो, या एम्प्लॉय को बोल ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई निश्चित बड़ा प्रॉफिट हम ही को दे दो, एम्प्लॉयर कुछ ना रख पाए। तो दोनों के लिए फेयर और सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। कह रहा है इट शुड बी बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो जिस तरह से फाइनेंशियल पोजीशन हो उस तरह से हमें काम कर लेना चाहिए। चलिए उसके बाद बात करता है सेंट्रलाइजेशन की। सेंट्रलाइजेशन मतलब अथॉरिटी जो है ना वो एक जगह से आनी चाहिए। कह रहा था अथॉरिटी एट द पर्टिकुलर प्लेस इज सेंट्रलाइजेशन एंड
डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, अगर आपको एक जगह से अथॉरिटी, एक जगह से आपको इंफॉर्मेशन सारा मिल रहा है तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोला गया, और अगर वही चीज अलग अलग जगह से आ रही है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। कैरेट इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा ऑर्गेनाइजेशन का साइज होगा वैसा वो डिसाइड करते हैं। अब है स्केलर चेन, 9th प्रिंसिपल इन्होंने क्या दिया, स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब बोला कि सुपीरियर टू जूनियर, अब जो बात करने का है उसकी बात बोला, उन्होंने बोला कि हर इंसान, हर इंप्लॉय को सुपीरियर से बात करने के लिए स्केलर चेन का यूज करना है। कह रहा है इट इज द चेन ऑफ सुपीरियर रैंकिंग फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, एवरी कम्युनिकेशन शुड फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो बोल रहा है भाई साहब, अगर आपको मैनेजर है और आप वर्कर्स हैं और आपको और उससे सीनियर बात करना है तो मैनेजर के थ्रू आपको बात करना होगा, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली जाके उससे बात कर लीजिए। तो अब बोलता है अगर आप गैंग प्लैंक कर देते हो तो फिर अब बात अलग है। गैंग प्लैंक कर रहा है, इफ ही वांट्स टू कम्युनिकेट एनीथिंग टू डू इट विल बी रूट थ्रू द DCBAFGH एंड इफ आई वांट्स टू कन्वे एनी इंफॉर्मेशन। देखो यार, इस एग्जांपल को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लो कि आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो और किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है किसी टीचर से, ठीक है, या फिर किसी और चीज का प्रॉब्लम है, तो आप पहले टीचर के पास शिकायत करोगे, फिर HOD के पास जाओगे, फिर नहीं माना तो VC के पास जाओगे। ऐसा नहीं कि पहले बार चले गए VC के पास, है ना। तो जो पहले ही बार अगर VC के पास चले गए उसको बोलता है गैंग प्लैंक, मतलब लेवल जंपिंग, कि आपका जो लेवल था, आप एक सीनियर से आपको कहना था और आपने वो बात डायरेक्टली सबसे सीनियर से कह दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक, लेवल जंपिंग। और स्केलर चेन की बात ये कहता है कि बोलता है कि भाई हर एक एम्प्लॉय को अपने सीनियर से पहले बात करनी चाहिए। चलिए, बस यही है इसमें और कुछ नहीं है। ऑर्डर, ऑर्डर बोल रहा है कि सीक्वेंस में होना चाहिए। यहां ऑर्डर कहने का मतलब वो ऑर्डर देने वाला ऑर्डर नहीं, यहाँ सीक्वेंस की बात करी गई है ना, कि दो तरह, हर कुछ एक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो इसीलिए एक वर्ड यहाँ पे, एक सेंटेंस यूज होता है, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस एंड एवरी प्लेस इन इट्स एनीथिंग, है ना, ये देखना यहाँ लिखा होगा। कह रहा है टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर मींस एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, देख लो आ गया, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉस ऑफ मटेरियल। सोशल ऑर्डर मींस द सिलेक्शन ऑफ राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो देखिए दो तरह के ऑर्डर है, सीक्वेंस की बात की गई है। एक तो बोला हर कुछ अपने प्लेस पे होना चाहिए, दूसरा बोला कि अगर सोशल ऑर्डर का मतलब है कि राइट मैन को राइट जॉब के लिए आपको क्या करना है, प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है ना, बात है। उसके बाद इक्विटी, हर किसी को इक्वल समझना चाहिए और इक्विटी होनी भी चाहिए। अगर कह रहा है इट इंश्योर्स फेयरनेस, फेयरनेस मतलब ये काइंडनेस, जस्टिस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज बाय देयर मैनेजर्स। बोल रहा है भाई साहब, अगर आप इक्वल भाव रखते हो सभी के लिए, सभी एम्प्लॉय के लिए, तो आपका तो काम बन गया। द मैनेजर्स शैल बी इम्पार्शियल इन देयर डीलिंग्स विद देयर सबऑर्डिनेट्स। बात समझ में आई जी सर। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनियल। तो भाई साहब, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनियल का मतलब है कि वर्कर्स का स्टेबिलिटी होना चाहिए। अब जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं और वहां मुझे पता है कि वो 2 साल बाद मुझे निकाल देंगे, ठीक है, मैं वहां काम करूंगा। अगर मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला जहां हमेशा काम मिल जाएगा तो मैं वहां जाकर काम करूंगा। तो स्टेबिलिटी होने से आपका काम भी अच्छा होता है ना। अगर किसी एम्प्लॉय को पता है कि आप जिंदगी भर वहां से निकाले जाओगे, अगर अच्छा काम करोगे तो, नालायक अगर बुरा करोगे तो नहीं, है ना, तो अच्छा काम करोगे तो फिर वो ज्यादा काम अच्छे से कर पाता है। कह रहा है इट मींस दैट एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी शिफ्टेड अननेसेसरली फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। अननेसेसरली बोला है, देख लो, जरूरी होने पर नहीं, अननेसेसरी आपको इधर एक जॉब से दूसरी जॉब नहीं ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। कह रहा है एन एम्प्लॉय शुड बी गिवन एनफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ हिज वर्क, ओनली देन ही विल बिकम एक्सपर्ट इन हिज वर्क टाइम ऑफ वर्क। तो बोल रहा है एक इंसान को आपको सीखने का मौका जरूर देना चाहिए, तभी वो उस फील्ड का एक्सपर्टीज बन पाएगा। इनिशिएटिव को सराहना की जानी चाहिए, कि अगर कोई इनिशिएट कर रहा है किसी चीज को तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू हिम द फ्रीडम ऑफ थिंक एंड एक्ट इज व्हाट इज इनिशिएटिव इज। तो बोल रहा है भाई साहब, किसी भी एम्प्लॉय को आप इतना फ्रीडम दो कि वो सोच सके और नया इनिशिएटिव लेके आ सके। एन एम्प्लॉय हु हैज द फ्रीडम टू थिंक एंड एक्ट in an organization will show greater interest in his work and this will lead to a higher level of job satisfaction। बोल रहा है अगर आप एक एम्प्लॉय को ये सोचने की क्षमता दोगे, अगर आप उसको बता दोगे कि भाई ये तुम कुछ भी काम इनिशिएटिव लेके आओ, तो वो काम ज्यादा मेहनत से करेगा और उसको सबसे ज्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा जॉब में। उसके बाद है 14 प्रिंसिपल है
एस्पिरिट डी कॉप्स, मतलब बोल रहा है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि टीम स्पिरिट की बात ये कर रहा है। कह रहा है देखो यूनियन इज स्ट्रेंथ, टीम स्पिरिट और कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर एसेंशियल फॉर इट्स सक्सेस। बात समझ में आ गई जी सर। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है फेयोल का डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब इन्होंने ये फेयोल साहब ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की है ना, किस किस की बात की है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना, इसकी बात इन्होंने करी। कह रहा दीज फंक्शंस आल्सो रिफर टू शॉर्टली पीओसीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, है ना, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। तो ये बात है। तो सबसे इन्होंने इसके फंक्शंस क्या है, प्लान करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है जी। देखिए कह रहा है प्लानिंग में क्या होता है, दिस इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, हम लोग गोल सेट करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं सर, अरेंज करते हैं रिसोर्सेज को, टास्क को, पीपल इन द मोस्ट इफेक्टिव वे, है ना, ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं। कह रहा है इट इंक्लूड्स creating a structure, assigning roles and responsibilities, establishing communication channels within the organization। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं भाई साहब, और कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। फिर एक कमांड करना, कमांडिंग रेफर्स टू द प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस टू द एम्प्लॉइज। तो कमांडिंग का मतलब क्या हुआ कि आप इंस्ट्रक्शंस देना क्लियर, किसको, आपका एम्प्लॉय को, और किसको, मैनेजर्स को। कह रहा मैनेजर्स लीड्स एंड मोटिवेट देयर टीम्स, मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है भाई, मोटिवेट करना पड़ता है अपने टीम को, इंश्योरिंग एवरीवन अंडरस्टैंड देयर रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी टू वर्क टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजर क्या करता है, लीड करता है टीम और मोटिवेट करता है, उनके काम को सराहता है, उसके रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज बताता है। उसके बाद है कोऑर्डिनेटिंग। तो कह रहा है हार्मोनाइज एफर्ट अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और टीम्स, मैनेजर फैसिलिटेट कोलैबोरेशन, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, इंश्योर स्मूथ वर्कफ्लो टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कोऑर्डिनेट बना के रखना ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके, है ना। और लास्ट में है कंट्रोल, मतलब मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का काम यहाँ पे होता है। और उस बेस पर एक स्टैंडर्ड सेट होता है और स्टैंडर्ड के बेस पर आगे डिसाइड होता है, करेक्टिव एक्शंस ले जाते हैं, सही चीजें आगे अडॉप्ट करो, गलत है उसको नई तरीके से दिखा दो। आइए तो एक बारी हम लोग डिस्कस करें क्या सर, कि फेयोल ने क्या बात करी है और टेलर ने क्या बात करी। आइए तो देखिए फेयोल ने टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करी थी और मतलब बात की है, अभी पढ़ा रहा हूं तो। और टेलर जो है ना फैक्ट्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट का बात करता है ना, शॉप फ्लोर या लेवल ऑफ ए फैक्ट्री। ये यूनिटी ऑफ कमांड, देखो हेनरी फेयल के लिए तो स्ट्रांग प्रोपोनेंट था, लेकिन एफडब्ल्यू टेलर इन्होंने बोला भाई साहब ये फंक्शनल फोरमैनशिप का बात किया, बोला एक आदमी एक आदमी को कमांड नहीं देगा, 8 आदमी एक आदमी को कमांड देगा। तो इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करी टेलर ने, और फेयल ने स्ट्रांग कॉन्फिडेंट यूनिटी ऑफ कमांड की बात करी है। ये जो हेनरी फेयल की थ्योरी ऑफ 14 प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, लेकिन एप्लीकेबल इन द स्पेशलिस्ट सिचुएशन। देखिए टेलर की जो थ्योरी है वो किसी स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में एप्लीकेबल है। बेसिस क्या इंफॉर्मेशन का, पर्सनल एक्सपीरियंस है हेनरी फेयल का, और एफडब्ल्यू टेल का ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन किसमें, हेनरी फेयल चाचे ने, और इंक्रीज करने प्रोडक्ट ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एफडब्ल्यू टेलर ने बात करी थी, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए सर फेयल चाचे थे। उसके बाद पर्सनालिटी क्या है, ये प्रैक्टिशनर थे हेनरी फेयल, और ये साइंटिस्ट थे, किसमें, एफडब्ल्यू टेलर साइंटिस्ट थे। कह रहा है एक्सप्रेशन क्या, जनरली थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहा जाता है। तो टेलर चाचा ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया और फेयल चाचा ने एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी दी है। आइए एक और चार्ट है, आइए इसमें भी वही बात कही है ना, ये देख लो सेम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सेम है एकदम सेम चार्ट है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मैं आपको नोट्स बता दूं क्या, चलिए सर थोड़ा सा नोट्स बता दीजिए। आइए तो सबसे पहला जो काम है ना, वो मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किसने दिया सर, हेनरी फेयल, है ना। टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, है ना।
14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। और किसकी बात की, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसकी बात करी बस जी। अब इसके जो मेन थे ना वो इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। 14 प्रिंसिपल्स शॉर्ट में लिखो, एकदम समझने लायक। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, ये एकदम स्पेशलाइजेशन बेनिफिट्स के लिए है। किसके लिए है, बेनिफिट्स के लिए। चलिए दूसरा लिख लीजिए आप, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए ये आपको है ऑर्डर देने के लिए, ऑर्डर गिव एंड टेक, ठीक है। तीसरा आप लिख लीजिए क्या है जी, डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन होना चाहिए जी। तो और फोर्थ क्या है, फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लिखा दे रहा हूं, यूनिटी ऑफ कमांड। ये यहां क्या बोला, वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट, इसमें रिसीव कमांड फ्रॉम वन सुपीरियर, कौन, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट जो है वो रिसीव करेगा कमांड वन सुपीरियर से, ठीक है। चलो 5 नंबर, थोड़ा सा राइटिंग मेरा, चलो उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन लीडरशिप वन प्लान, ठीक है। एक तो ये, फिर एक आप ये याद रखिएगा, स्केलर चेन, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, और क्या, और बस बाकी आप देख लीजिएगा एक बारी, ये इंपॉर्टेंट है मैंने इसलिए इसको बता दिया, है ना। बाकी आप इसको देखिएगा, याद आपको 14 रखना है, 14 प्रिंसिपल्स टोटल याद रखने हैं, तभी आपको समझ में आएगा, है ना, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए जी अब तीसरी थ्योरी में आते हैं, क्या है, मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। अब मैक्स वेबर थ्योरी ने क्या बोला, भाई साहब ये जो है जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को ये भी स्टडी किए। इन्होंने ये ब्यूरोक्रेसी थ्योरी की बात की, मतलब सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, जितने स्ट्रक्चर थे ऑर्गेनाइजेशनल बात करी। बोला भाई साहब ये सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाला है ना, बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन, उसकी बात करिए इसमें। देखो कह रहा है, he developed a theory, authority, structures and relation. He has described an ideal type of organization, bureaucracy. Bureaucracy की बात इन्होंने करी, a form of organization characterized by division of labor, clearly defined hierarchy, detailed rules and regulation and impersonal relations. ये देख लो डिवीजन, ये इनकी बात बस इन्होंने करी है। कह रहा है, it was an attempt to formulate an ideal prototype organization. क्या है, ये है। अब मैक्स वेबर ने क्या क्या कहा, इसको ध्यान समझिएगा। कह रहा 1864 से 1920 तक चला। अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस अ रैशनल लीगल अथॉरिटी सिस्टम टू मैनेज द बिजनेस
ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ना सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बात कर रहा है ब्यूरोक्रेसी कि भाई यहां ज्यादा से ज्यादा रूल्स होंगे, स्ट्रक्चर्ड होंगे, बस इसकी बात। देखिए कह रहा है इन अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन द सबऑर्डिनेट फॉलो देयर ऑर्डर ऑफ सुपीरियर्स बट कैन अपील इफ दे फील द नीड। ऑन द अदर हैंड इन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर द अथॉरिटी वाज डिफ्यूज। तो इन्होंने बात करा कि भाई एक सुपीरियर है वो, सॉरी एक सबऑर्डिनेट जो है वो ऑर्डर किससे लेगा, सुपीरियर से। अगर कोई उसको लगा कि भाई कुछ गलत है तो वो अपील कर सकता है आगे अपनी नीड को। कह रहा है रूल्स जो होंगे एग्जॉस्टिव होंगे, स्टेबल होंगे और एम्प्लॉय कैन लर्न देम इजीली। तो बोल रहा है रूल्स रेगुलेशन जो होगा वो एग्जॉस्टिव होगा, स्टेबल होगा और आप उसको जो एम्प्लॉय है आराम से सीख पाएंगे। फर्दर द ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स देम इन द परमानेंट फाइल्स। पर्सनल प्रॉपर्टी इज सेपरेट फ्रॉम द ऑफिस प्रॉपर्टी। यहां ये बोला गया भाई साहब पर्सनली तुम अलग हो और ऑफिस प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। ऑल्सो मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिलोंग टू दी ऑफिस। ओवरऑल अगर बात करें ना तो ये सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा है, बात समझिएगा। उसके बाद हिज मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बंटवारा, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी की बात, टेक्निकल कॉम्पिटिशंस, रिकॉर्ड कीपिंग एंड इम्पर्सनल रिलेशंस। आइए अब इन्होंने देखिए 6 है उसको डिफाइन किया है, इसको आराम से पढ़िएगा, देखिएगा समझ में आएगा। कह रहा फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर इन अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, each level controls that level below it, also the level above it controls it. A formal hierarchy in the basis of central planning and centralized decision making। तो भाई साहब एक फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि सर सबसे पहले सीनियर, जूनियर, फिर उससे एक वर्कर, फिर ये तो एक लेवल बना दिया जाता है। इसी को ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है जिसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। रूल बेस्ड मैनेजमेंट होता है, एकदम रूल इसमें होना ही होना है, आपको रूल्स के अंदर रहना है, रूल्स को फॉलो करना है, बात खत्म। फंक्शनल स्पेशलिटी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलिस्ट ड्यू टू वर्क। बोल रहा भाई साहब कुछ स्पेशलिटी ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं फंक्शनल बेस पर काम करती हैं और आपको वो काम करना है स्पेशलिटी के तौर पर। कह रहा ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड एम्प्लॉइज इनटू यूनिट बेस्ड टाइप ऑफ वर्क एंड दे डू स्किल्स दे पोजेस। तो बोल रहा है यूनिट वाइज भी ये काम करती है कि भाई कुछ कुछ लोगों को डिवाइड करा गया और मतलब फंक्शंस काम, मतलब काम का जो करने का तरीका है इसका वो यूनिट वाइज है, दैट्स इट, है ना, एकदम फॉर्मल तरीका। कह रहा है यू आप फोकस्ड और इन फोकस्ड मिशन, है ना, आप फोकस्ड और इन फोकस्ड मिशन में ये काम करते हैं। अब देखिए वो उसको छोड़िए, बस इसमें आप याद रखिएगा ब्यूरोक्रेटिक में सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात, रूल रेगुलेशंस की बात और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आइए इन तीनों का समरी को पढ़ते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और समझते हैं क्या इसमें दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर क्लासिकल मैनेजमेंट, दो आ गया, क्या है यार, हाँ ठीक। टेलर चाचा ने क्या बात करी है, इन्होंने बोला इफेक्टिवनेस थ्रू वर्क डिजाइन, वर्क डिजाइन के हिसाब से काम होता है। इन्होंने बोला एक ही काम को करने का एक ही तरीका हो सकता है, वो बेस्ट तरीका होगा। दूसरा बात इन्होंने बोला साइंटिफिकली सेलेक्ट करो और वर्कर्स को ट्रेन कर दो, फिर बोला रिवॉर्ड दे दो वर्कर्स को अगर वो अच्छा काम करते हैं तो। और इन्होंने बोला मैनेजर्स क्या करते हैं, प्लान करते हैं, वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं, मल्टीपल एक्सपर्ट सुपरविजर होते हैं, है ना। फंक्शनल फोरमैनशिप की बात होती है जहां पे दो तरीके के काम होते हैं, प्लानिंग वाला अलग और एक सर आपका वो काम वाला जो जॉब वाला काम है वो अलग, जिसमें 8 तरीके के लोग होंगे और एक को इंडिविजुअल देंगे। तो ये बात इन्होंने टेलर चाचा ने कही। फेयर ने क्या कहा, इन्होंने बोला इफेक्टिव थ्रो फ्लेक्सिबल हायरार्की, इनकी बात है। इन्होंने बोला ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर, यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन बट सेंट्रलाइजेशन विल वेरी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट केसेस। तो बोल रहा है यहाँ पे ऑर्डर मिलेगा सीक्वेंस वाला, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड की बात करी गई है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करी गई है, लेकिन सेंट्रलाइजेशन जो होगा वो बेस्ड होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं या तो फिर नहीं तो सेंट्रलाइजेशन हो सकते हैं। फिर है दूसरा मैनेजरियल अथॉरिटी डिराइव फ्रॉम बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल बायस, दोनों से आएगा। मैनेजरियल जो अथॉरिटी आएगी वो ऑफिशियल भी होगी और पर्सनल बेसिस पे भी होगी। अचीव इक्विटी थ्रू द काइंडनेस एंड जस्टिस बट दिस डज नॉट एक्सक्लूड फोर्सफुलनेस एंड स्टर्नेस। तो भाई साहब आपको जो इक्विटी है वो काइंडनेस के हिसाब से, जस्टिस के हिसाब से मिलेगी, जबरदस्ती करके नहीं। क्रिएट स्पिरिट डी क्रॉस, मतलब टीम स्पिरिट की बात किया है इन्होंने, है ना, फेयोल ने। तो ये हो गया फेयोल का। अब वेबर की बात देखिए, वेबर ने बोला इफेक्टिवनेस थ्रू ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की बात कहा। इन्होंने बोला ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर, क्लियर अथॉरिटी स्ट्रक्चर एंड ए कंप्लीट सिस्टम ऑफ टेक्निकल रूल्स फॉर कंडक्ट एंड प्रोसीजर। तो रूल्स रेगुलेशन की बात, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात यहाँ कही गई है ब्यूरोक्रेसी में। कह रहा है अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ rational legal system with each person is only a single cogs even a moving mechanism। तो बोल रहा है हर इंसान एक सिंगल कॉग की तरह है और
वो लीगल सिस्टम में काम करता है, अपने सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो करेगा। कह रहा जस्टिस इज डिराइव फ्रॉम द मैकेनिकली फ्रॉम अ कोड, रिलेशनशिप्स आर इम्पर्सनल, इम्पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, कोई पर्सनल रिलेशनशिप यहाँ नहीं होता है। बात समझ में आ गई जी सर? तो एक बार इसको पढ़िएगा आप, मैं यकीन दिलाता हूं आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।